हेलो फ्रेंड्स, आज गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में। इस विषय को आरंभ करने से पहले हम सर्वांग समता के सिद्धांत को समझते हैं। जब दी हुई कोई भी वस्तुएं समान आकार की व दिखने में एक समान होती हैं, तब हम कहते हैं कि वह दो वस्तुएं सर्वांग सम हैं। दो सर्वांग सम वस्तुओं की विशेषता यह होती है कि वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाए तो वह उस दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक लेती है। सर्वांग समता के सिद्धांत को हम कुछ उदाहरणों के रूप में समझते हैं। मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले चित्र में पार्ले जी के एक बिस्किट के पैकेट के अलग अलग बिस्किट्स रखे हुए हैं। क्योंकि ये सारे के सारे बिस्किट्स एक ही पैकेट के हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सब समान आकार के हैं, और अगर मैं किसी भी एक बिस्किट को दूसरे बिस्किट के ऊपर रखूं तो वह उसे पूरी तरीके से ढक लेगा। अर्थात बिस्किट के एक पैकेट के अंदर रहने वाले सारे के सारे बिस्किट्स आपस में सब समान आकार के हैं। वह एक के ऊपर एक रखने पर वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, अर्थात ये सारे के सारे बिस्किट्स परस्पर सर्वांग सम हैं। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण मैंने दूसरे चित्र में लिया है, जहां पर कि ब्रेड के एक पैकेट के अंदर हमने कई सारी ब्रेड की स्लाइसेस देखी। अब क्योंकि ये सारी ब्रेड की स्लाइसेस ब्रेड के एक ही पैकेट के अंदर समाहित हैं, तो इन सब का आकार समान है तथा प्रत्येक स्लाइस दूसरे स्लाइस के समान आकार की होने के कारण उसे पूर्णतः ढक लेती है। अर्थात यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ब्रेड के एक पैकेट के अंदर उपस्थित सारी ब्रेड की स्लाइसेस आपस में सर्वांग सम हैं। इसी प्रकार से मैंने एक तीसरा उदाहरण भी लिया है, जहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि दो आकृतियां बनी हुई हैं, F1 व F2। F1 व F2 आपस में बिल्कुल एक जैसी हैं, हुबरू एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं। ये समान आकार की हैं, वे देखने में बिल्कुल एक समान है। अगर मैं F1 को F2 के ऊपर या F2 को F1 चित्र के ऊपर रखूं तो यह दूसरी आकृति को पूर्ण तरह से ढक लेगी। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आकृति F1 और F2 परस्पर सर्वांग सम आकृतियां हैं। ज्योमेट्री में सर्वांग समता की दो विशेष परिस्थितियां होती हैं। पहली रेखा की सर्वांग समता व दूसरी कोणों की सर्वांग समता। आइए हम इन्हें समझते हैं। यहाँ पर मैंने रेखा की सर्वांग समता के लिए दो रेखाओं को खींचा है, एक AB व दूसरी CD। जब दो रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दी गई AB रेखा और CD रेखा बिल्कुल एक समान लंबाई की हैं, तो इस परिस्थिति में अगर मैं CD रेखा को उठाकर AB रेखा के ऊपर रखूं तो वह इस रेखा को पूर्णतः ढक लेगी। इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि रेखा AB व रेखा CD जो कि समान लंबाई की हैं, वह परस्पर सर्वांग सम रेखाएं हैं। अब अगर हम कोणों की सर्वांग समता के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ पर दो कोण बनाए हैं, एक ABC और एक PQR। यह दोनों ही कोण 40 डिग्री के हैं। अगर मैं एक कोण को जैसे कि PQR कोण को उठाकर अगर मैं ABC कोण के ऊपर रखूं तो वह इस ABC कोण को पूर्णतः ढक लेगा। अर्थात यह दोनों कोण क्योंकि एक ही माप के 40 डिग्री के हैं, तो एक कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखने पर वह दूसरे कोण को पूर्णतः ढक लेता है। यह विशेषता होती है कोणों की सर्वांग समता की। अर्थात जब दो कोण समान माप के होते हैं, तब एक कोण उठा के अगर दूसरे कोण पर रखा जाए तो वह उसे पूर्णतः ढक लेगा और वह दोनों कोण परस्पर सर्वांग सम कोण कहे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक विशेष बात है कि कोणों की सर्वांग समता के विषय में बात करते हुए हम वह भुजाएं जिनके मिलने से वह कोण बना है, उन भुजाओं की लंबाई को महत्व नहीं देते। तो यहाँ पर भुजा AB और भुजा BC की लंबाई भुजा PQ और भुजा QR से भिन्न हो सकती है, किंतु क्योंकि AB भुजा और BC भुजा के मिलने से भी 40 डिग्री का एंगल बना है और PQ भुजा और QR के मिलने से भी 40 डिग्री का एंगल बना है, तो भुजाओं की लंबाई को महत्व ना देते हुए भी उनके कोणों के माप को बराबर होने के कारण हम इन दोनों कोणों को सर्वांग सम कोण कहते हैं। इसे हम चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि रेखा की सर्वांग समता में AB रेखा CD रेखा के सर्वांग सम है, तो हम इसे चिन्ह के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कोणों में
कोण ABC कोण PQR के सर्वांग सम है, तो हम इसे इस प्रकार से चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह दोनों परिस्थितियां रेखा की और कोणों की सर्वांग समता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आगे त्रिभुज की सर्वांग समता का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम सर्वांग समता के सिद्धांत को त्रिभुज की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो आकृतियों को हम परस्पर सर्वांग सम उस परिस्थिति में कहते हैं जब वह दोनों समान आकार की होती हैं, अर्थात किसी भी एक आकृति को उठा के अगर दूसरी आकृति पर रख दिया जाए तो वह उसे पूर्णतः ढक लेगी। इसी सिद्धांत को अगर हम त्रिभुज पर लागू करें तो इसका अर्थ होगा कि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम तब कहे जाएंगे जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक ले। हम यह भी जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम केवल उसी परिस्थिति में हो सकते हैं जब उन दिए गए दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपस में बराबर हो तथा उन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण परस्पर बराबर हों। जब ये परिस्थिति अर्थात दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान और तीनों कोणों के मान आपस में बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वह दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम त्रिभुज हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ दो त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। हम देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समान आकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB BC CA दूसरे त्रिभुज की PQ QR व PR त्रिभुज के बराबर हैं तथा तीनों के कोण भी बराबर हैं। इस परिस्थिति में अगर हम एक त्रिभुज PQR को उठाकर ABC त्रिभुज के ऊपर रखें तो वह उसे पूर्णतः ढक लेगा, अर्थात इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं व तीनों कोण परस्पर पूर्ण रूप से समान हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम त्रिभुज हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंधों के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं, अर्थात एक त्रिभुज में 6 मान होते हैं, 3 भुजाओं के मान व 3 कोणों के मान। इन सर्वांग समता के प्रतिबंधों का आधार है कि हमें इन 6 मानों में से कम कितने मानों का ज्ञान होना चाहिए, जिनके ज्ञान होने से हम यह सिद्ध कर सकें कि उन मानों अथवा उन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला केवल एक ही त्रिभुज बनाया जा सकता है, अर्थात उन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले केवल एक ही त्रिभुज की रचना की जा सकती है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसका दूसरा निष्कर्ष यह भी निकलता है कि अगर हमें कोई दो त्रिभुज दिए जाएं जो एक साथ उस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हों जिसे संतुष्ट करने वाले केवल एक ही त्रिभुज की रचना की जा सकती है, तो इसका अर्थ होगा कि वह दोनों त्रिभुज वास्तव में एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं या एक समान हैं। वह दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। आइए अब हम त्रिभुज के सर्वांग समता के इन प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम सर्वांग समता के प्रतिबंधों में पहले प्रतिबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम साइड 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 कहते हैं। इसे समझने के लिए मैंने उदाहरण के रूप में एक त्रिभुज बनाया है। मुझे इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई के मान ज्ञात हैं, जो कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं। आइए हम ऐसे ही एक अन्य त्रिभुज की रचना करने का प्रयास करते हैं जिसके कि तीनों भुजाओं का मान इस त्रिभुज के बराबर हो। इसके लिए मैंने एक रेखा खींची BC, जिसका की मान 5.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब A बिंदु को प्राप्त करने के लिए मैंने B को केंद्र बिंदु मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा। इसी प्रकार से A बिंदु को प्राप्त करने के लिए मैंने अब की बार C बिंदु को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं वही हमारा बिंदु A होता है। आइए हम इस बिंदु को B और C से मिला देते हैं। क्योंकि ये A बिंदु B से
5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पे खींचे गए चाप के ऊपर स्थित है। साथ ही साथ ये ए बिंदु सी बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के खींचे हुए चाप के ऊपर स्थित है। अतः ए बी की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर और ए सी की दूरी होगी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने जब एक और ऐसे त्रिभुज का निर्माण करने का प्रयास किया जिसके कि तीनों भुजाओं का मान इस दिए हुए त्रिभुज के मान के बराबर है, तो हम ऐसे केवल एक ही अन्य और त्रिभुज की रचना कर पाए। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हों तो उन मानों को संतुष्ट करने वाले हम केवल एक ही त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हों और हम अगर उनके तीनों मानों को समान सिद्ध कर सकें तो इसका अर्थ यह होगा कि वे दोनों त्रिभुज वास्तव में एक ही समान त्रिभुज हैं, अर्थात एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं, या वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के परस्पर सर्वांग सम त्रिभुज हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का मान समान होना उनका परस्पर सर्वांग सम होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है। इसी प्रतिबंध को हम साइड के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस परिस्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इस बार मुझे दिए गए त्रिभुज में केवल दो ही भुजाओं के मान ज्ञात हैं, जो कि यहाँ पे मैंने चित्र में प्रदर्शित किए हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 5.5 सेंटीमीटर। मुझे तीसरी भुजा की लंबाई का मान ज्ञात नहीं है। आइए अब हम प्रयास करते हैं कि दिए गए एक त्रिभुज की दो भुजाओं का ज्ञान होने पर हम इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले और त्रिभुज की रचना कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो और त्रिभुज की रचना यहाँ पर करी है और ये दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं के मान इस दिए गए पहले त्रिभुज के बराबर हैं, किंतु ये तीनों त्रिभुज आकार में अलग अलग हैं। पहला त्रिभुज जहाँ न्यून कोण है वहीं दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और तीसरा त्रिभुज अधिक कोण है। अर्थात भले ही हमें एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मान ज्ञात हों, किंतु यह प्रतिबंध केवल एक और एक त्रिभुज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम इस परिस्थिति को संतुष्ट करने वाले अर्थात एक त्रिभुज की दो भुजाओं का मान ज्ञात होने पर हम उन दोनों भुजाओं के समान वाले ही कई अनेक त्रिभुजों की रचना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम दो त्रिभुजों में उसकी दो भुजाओं के मानों को समान सिद्ध कर दें तो भी यह प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है उन दोनों त्रिभुजों को परस्पर सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। और इस प्रकार मैं अपने इस उदाहरण की तुलना पहले दिए गए उदाहरण साइड से करूं तो मैं कह सकता हूं कि दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के मान समान होने पर ही उन्हें परस्पर सर्वांग सम सिद्ध किया जा सकता है। अगर हमें केवल उनके दो भुजाओं के मानों को समान सिद्ध किया है तो यह पर्याप्त नहीं है उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। आइए अब हम सर्वांग समता के प्रतिबंधों में दूसरे प्रतिबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम SAS या साइड एंगल साइड कहते हैं। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करी है जिसमें मुझे दो भुजाओं की लंबाई के मान ज्ञात हैं, जो कि हैं BC 5 सेंटीमीटर व AB 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ मुझे इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनने वाले कोण अर्थात एंगल ABC का मान भी ज्ञात है, जो कि 50 डिग्री के बराबर है। आइए अब हम एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो कि इस दिए गए प्रतिबंध अर्थात जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर हो तथा उसका अंतर्गत कोण 50 डिग्री हो, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो। उस त्रिभुज की रचना करने के लिए मैंने पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची BC। फिर मैंने B को बिंदु मानकर प्रोट्रैक्टर की सहायता से एक 50 डिग्री की लाइन इसके ऊपर खींची। पुनः मैंने B को केंद्र बिंदु मानकर वह 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। यह चाप इस 50 डिग्री के कोण पर खींची गई रेखा को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को मैं C बिंदु से मिला देता हूं, तब वह बिंदु हमारे लिए बिंदु A बन जाता है। यहाँ पर BC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे एक त्रिभुज में दो भुजाओं का मान ज्ञात हो, वह उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनने वाले कोण का मान ज्ञात हो, तो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला मैं केवल एक और एक ही त्रिभुज की रचना कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर किसी दिए गए दो त्रिभुजों में
मैं यह सिद्ध कर सकूं कि उनके दो भुजाओं के मान समान है तथा उन दो भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण का मान भी समान है, तो इसका अर्थ होगा कि वह दोनों त्रिभुज समान हैं या एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं या वह दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दो त्रिभुजों को SAS के सिद्धांत या SAS के प्रतिबंध के द्वारा सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो हमें उन दोनों त्रिभुजों में वही कोण को समान सिद्ध करना होता है जो कि उन दो भुजाओं के अंतर्गत आता है जिन्हें हमने उन दोनों त्रिभुजों में समान सिद्ध किया है। जैसे कि मैं इस दिए गए त्रिभुज में अगर इसके शीर्ष को A1, B1 व C1 बोलूं, तो अगर मैं इस त्रिभुज में A1, B1 रेखा को AB रेखा के बराबर सिद्ध करूं, वह B1, C1 रेखा को BC रेखा के बराबर सिद्ध करूं, तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों में समान सिद्ध की गई भुजाओं के अंतर्गत आने वाले कोण अर्थात पहले वाले त्रिभुज के एंगल ABC और दूसरे वाले त्रिभुज के एंगल A1, B1, C1 को ही परस्पर समान सिद्ध करना होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रतिबंध की ओर बढ़ते हैं जिसे हम एंगल साइड एंगल या ASA कहते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक त्रिभुज लिया है DEF। इस त्रिभुज में मुझे एक भुजा EF का मान ज्ञात है जो कि 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है तथा साथ ही साथ मुझे शीर्ष E के ऊपर बनने वाले कोण 60 डिग्री और F शीर्ष के ऊपर बनने वाले कोण 40 डिग्री का भी मान ज्ञात है। आइए अब मैं एक ऐसे त्रिभुज की रचना करने का प्रयास करता हूं जो कि इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक रेखा खींची जिसे मैंने E1 और F1 का नाम दिया और जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैं बिंदु E1 पर प्रोटेक्टर की सहायता से एक 60 डिग्री की रेखा खींचूंगा और बिंदु F1 पर प्रोटेक्टर की सहायता से मैं एक 40 डिग्री की रेखा खींचूंगा। तो E1 पे मेरा 60 डिग्री का कोण बना और F1 पे मेरा 40 डिग्री का कोण बना। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिली उसे मैंने बिंदु D1 का नाम दिया। तो इस प्रकार मैं देख सकता हूं कि जब मुझे एक त्रिभुज में दो कोणों व उन दो कोणों के अंतर्गत भुजा का मान ज्ञात है तो मैं इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले केवल एक त्रिभुज का ही निर्माण कर सका। दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर मैं दिए हुए किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोणों व उन दो कोणों के अंतर्गत भुजा को समान सिद्ध कर सकूं तो मैं ये कह सकूंगा कि वह दोनों त्रिभुज एक ही हैं अथवा एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं या परस्पर सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम दो त्रिभुजों को एंगल साइड एंगल या ASA के प्रतिबंध के आधार पर सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तब हमें उन दो त्रिभुजों में उसी भुजा की लंबाई को समान सिद्ध करना पड़ता है जो उन दो कोणों के अंतर्गत आती है जिन दो कोणों को हमने उन दोनों त्रिभुजों में परस्पर समान सिद्ध किया है। जैसे कि इन दिए गए उदाहरण में मैंने एंगल E और एंगल F को क्रमशः एंगल E1 और एंगल F1 के समान सिद्ध किया है। तो इस परिस्थिति में मुझे एंगल E और एंगल F के अंतर्गत आने वाली भुजा EF को एंगल E1 और एंगल F1 के अंतर्गत आने वाली भुजा E1 F1 के सापेक्ष में समान सिद्ध करना होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रतिबंध की ओर बढ़ते हैं जिसे हम RHS या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भी कहते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रतिबंध है। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक समकोण त्रिभुज बनाया है जहाँ पर एंगल Q एक समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। मुझे इस समकोण त्रिभुज में इसकी एक भुजा QP का मान ज्ञात है जो कि 5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ इसके कर्ण RP यानी हाइपोटेनस का मान भी ज्ञात है जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है। आइए मैं एक ऐसे अन्य त्रिभुज की रचना करने का प्रयास करता हूं जो कि इन दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके लिए मैं एक रेखा खींचता हूं जिसे मैं Q1 P1 का मान देता हूं और जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैं बिंदु Q1 पर प्रोटेक्टर की सहायता से एक लंब खींचता हूं।
साथ ही साथ अब मैं P1 को केंद्र बिंदु मानकर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचता हूं। यह चाप Q1 पे खींचे गए लंब को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मैं P1 से जोड़ देता हूं। वह बिंदु मैं R1 कहूंगा। अतः मैं देख सकता हूं कि जब मुझे एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा व उस समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई का मान ज्ञात हो, तब मैं ऐसा केवल एक और ही त्रिभुज की रचना कर सकता हूं जो कि इस प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो, या इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले केवल एक ही त्रिभुज की रचना की जा सकती है। इससे दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूं कि जब मुझे दो समकोण त्रिभुज दिए गए हों और मैं यह सिद्ध कर सकूं कि उनकी एक भुजा व उनके कर्ण की लंबाई एक दूसरे के समान है, तो इसका अर्थ यह होगा कि वे दोनों त्रिभुज एक समान हैं या एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं या परस्पर सर्वांग समकोण त्रिभुज हैं। तो हमने इस प्रकार सर्वांग समता के अनेक प्रतिबंधों का अध्ययन किया, जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल आदि। पर यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बात है कि हमने एंगल 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 इस प्रतिबंध के बारे में चर्चा क्यों नहीं करी। तो आइए इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ा ही सरल उदाहरण लिया है। मैंने यहाँ पर 3 त्रिभुज की रचना करी है जो कि समबाहु त्रिभुज हैं, और हम यह जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं। इस बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे वीडियो त्रिभुज व उसके गुणधर्म को देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज की रचना करी है, और आप देख सकते हैं कि इन तीनों त्रिभुजों के तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, किंतु फिर भी ये अलग अलग आकार के हैं, अर्थात यह तीनों त्रिभुज एक समान नहीं हैं, जो कि हमारी आवश्यकता होती है दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की। यही कारण है कि एंगल 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 को हम सर्वांग समता के प्रतिबंधों में नहीं गिनते हैं, क्योंकि अगर हमें एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ज्ञान हो तब भी हम इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले अनेक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूं कि अगर हमें दिए गए दो त्रिभुजों में हमने उनके तीनों कोणों को समान सिद्ध कर दिया हो, तब भी यह पर्याप्त नहीं है उन दोनों त्रिभुजों को परस्पर सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। अर्थात दो त्रिभुजों के तीनों कोणों का समान होना एक पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है उन दोनों त्रिभुजों को परस्पर सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। इसीलिए हम एंगल 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 के प्रतिबंध को सर्वांग समता के प्रतिबंधों में नहीं गिनते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के विभिन्न विभिन्न प्रतिबंधों के बारे में अध्ययन किया, व उन्हें हमने त्रिभुज की रचना के द्वारा सिद्ध भी किया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।